सो नवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी पहली फिल्म छिछोरे ने हर किसी के दिलों को जीता है, इमोशनल किया है, रुलाया है, हंसाया है और आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया गया। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल छिछोरे को लेकर हम शुरुआत करना चाहेंगे? ये छिछोरे और क्वारंटीन दोनों की बात करता हूं मैं कि जी। छिछोरे जो है मेरी पहली फिल्म है। तो उसके पहले मुझे 10 साल लग गए अपने पहली फिल्म को प्राप्त करने में। तो मैं उसके पहले छिछोरे के पहले में बहुत ऐसा समय रहा है मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज्यादा घर पे बैठा हूं और पापा से बहुत गाली पड़ती थी कि दिन भर तुम घर पे बैठे रहते हो और नेटफ्लिक्स देखते हो और बहुत आलसी हो। तो आज क्वारंटीन के दौरान जो है मुझे यही चीजें जो है इन्हीं चीजों के लिए मुझे इज्जत मिल रही है कि पापा मुझसे कहते हैं कि दिन भर घर पे बैठा रहता है, नेटफ्लिक्स देखता है और बहुत आलसी है, देखो ये हमारा बेटा देश को बचा रहा है। तो बता रहे हो। तो ये बहुत मुझे मतलब पता नहीं था कि जो ये चीजें हैं इसमें मैं फोड़ देता हूँ आलस में, मतलब मैं सबसे आगे हूँ। तो और दिन भर घर पे बैठकर टीवी देखने, नेटफ्लिक्स पे कोई नया शो देख लिया या कोई नई फिल्म देख ली, इसमें मैं सबसे आगे हूँ। तो मुझे और घर से बाहर नहीं निकलना, बैठकर किताब पढ़ना, इन सब चीजों में मैं अव्वल रहा हूं हमेशा। तो मुझे नहीं पता था कि किसी दिन ये चीजें काम आएंगी मुझे। तो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया भर के जितने भी आलसी लोग हैं, कभी अपने आलस को जो है नजरअंदाज मत करो। किसी दिन तुम्हारी ये जो आलस है यही तुम्हारी ताकत बनेगी। तो तो आज यही हो रहा है। बट ये मैं मजाक में कहता हूँ वैसे। तो मैं एक्चुअली 2019 जो है मेरे लिए बहुत अच्छा साल था, क्योंकि मैं इसके पहले YouTube पे वीडियोस बनाता था और हम लोग YouTube पे वीडियोस करते थे, तो हमारे YouTube के वीडियोस बहुत वायरल हुए थे। तो उसके बाद से हमेशा मुझे इंतजार इस बात का मुझे बहुत इंतजार था कि मुझे कब जो है मेरी पहली फिल्म मिलेगी। और मेरे पास YouTube जब वीडियोस वायरल होने लगे तो बहुत सारे ऐसे फिल्म्स के ऑडिशन के लिए कॉल आते थे, बट मुझे कोई किरदार ऐसा कोई पसंद नहीं आया या ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली जहां पे मुझे लगा कि यार ये वो फिल्म जिसका मुझे इंतजार था। तो जब छिछोरे, नितेश सर जिन्होंने दंगल बनाई थी, तो जब छिछोरे की बात हुई, मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा ये तो मुझे फोड़ना ही है ये ऑडिशन। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया था। वो एक्चुअली हुआ ये था, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी दूसरे एक्टर के लिए फोन किया था ऑडिशन देने के लिए, और कास्टिंग डायरेक्टर जो थे हमारे, उन्होंने कोई नाम दूसरा मेरा नाम सुन लिया था गलती से फोन पे और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था। और फिर इत्तेफाक से मेरा ऑडिशन चले गया उनके पास और नितेश सर ने मेरा ऑडिशन देख लिया और उन्हें बहुत खूब लगी ऑडिशन, और उन्होंने फिर कहा कि इसको दोबारा ऑडिशन करो। तो 4 महीने तक फिर मुझे कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद फिर मुझे अचानक एक दिन कॉल आया कि नितेश सर आपका ऑडिशन करना चाह रहे हैं एसिड नाम के किरदार के लिए, जो मुख्य किरदार है फिल्म में। तो फिर मैंने दोबारा वो ऑडिशन किया और उन्हें बेहद पसंद आई। और उसके बाद जो है हमने फिल्म बनाई, और फिल्म बनाते वक्त भी मुझे ये नहीं पता था कि भाई, क्योंकि इस फिल्म में अगर आप देखोगे जो 6-7 लोग हैं, जिनके सबके मतलब इक्वल इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि पता नहीं फिल्म चलने के रिलीज होने के बाद लोगों को किसका काम पसंद आए या अपना कितना बचेगा कितना कटेगा। तो मैंने ज्यादा किसी को बताया नहीं था कि मैं छिछोरे में काम कर रहा हूँ। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जो एसिड जो कैरेक्टर है वो इस तरह से छा गया लोगों पे और इतना भागे या लोग ऐसे मतलब पसंद करने लगे इस कैरेक्टर को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत ही गुस्सा बहुत आता है, गाली गलौज करता है बंदा, तो काफी रिस्की कैरेक्टर है अगर देखा जाए तो। बट लोगों ने इतना प्यार दिया इस कैरेक्टर को। आज मुझे कहीं क्वारंटीन के दौरान मैं कहीं किसी सुपरमार्केट में गया था, तो वहां पे कोई बंदा मिला मुझे, कहता है आप एसिड, आप गाली नहीं देते? तो मैंने कहा भाई मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही हंसमुख हंसाने वाला टाइप का लड़का हूँ, मैं गाली गलौज नहीं करता। वो तो नितेश सर दंगल के डायरेक्टर है, उन्होंने कर दिया, कह दिया कि भैया तुम्हें करना है तो हमने कर दिया, वरना तो मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और मेरा ये सपना था कि मैं चौथी कक्षा में मतलब मैंने तय कर लिया था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, अभिनय करना चाहता हूँ। तो जब आप एक साधारण परिवार से होते हो तो आप बॉलीवुड के सपने देखते हो, तो वो सपने जो है वहीं पे मारे जाते हैं। क्योंकि भाई अपने पास ना पैसा है, ना नाम है, ना हम किसी एक्टर को जानते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे परिवार से आके एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना या डेब्यू करना, ये बहुत मुश्किल है। तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं छिछोरे से मेरी शुरुआत होगी और फिल्म जो है 200 करोड़ कमाएगी और इतना प्यार मिलेगा फिल्म को। तो ये
आई थिंक एट सम लेवल आप बस मेहनत करते रहो और फिर बाकी लोगों के हाथ में छोड़ दो। ऑडियंस, जनता जनार्दन वो देख लेगी कि उनको पता है कि भाई किसको आगे ले जाना है, किसको मतलब किसकी फिल्म को हिट करना है। तो ये है। नवीन, आप इस बात से बच नहीं सकते कि फिल्म रिलीज होने से पहले भी आपकी फैन फॉलोइंग कम नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा अच्छी तरह से, जब हम केसी कॉलेज में गए थे फिल्म को प्रमोट करने के लिए, आपको याद होगा जब केसी कॉलेज में हम गए थे, हमारी मुलाकात हुई थी, हमने इंटरेक्शन किया था। उस करेक्ट। वक्त प्लेटफॉर्म पे काफी सभी वेल नोन थे, ऑब्वियस है। और करेक्ट। उसमें आपके लिए पता चेयर कर रहे थे सभी, नवीन के लिए चेयर हो रहा था, याद होगा आपको। तो आप इस बात से नहीं बच सकते कि फैन फॉलोइंग आपकी उस वक्त आप भी ये थी मतलब लोगों। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुशांत, श्रद्धा जैसे बड़े बड़े स्टार्स होने के बावजूद लोग मेरे लिए भी बहुत चीयर कर रहे थे? या आपने चीयर कहा कर है रहे या थे। मैंने कहा है? जी जी जी, तो भी मैं था वहां पे, हम मिले थे। और ये काफी अच्छी बात होती है किसी एक्टर के लिए, जब लोग पब्लिकली चेयर करे, पसंद करे। जी जी, किस तरह नहीं देखते मैंने हैं अपनी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जब कॉलेज गया था प्रमोट करने, तो मैंने ये कहीं आईआईटी में भी हम लोग गए थे। आईआईटी बॉम्बे में जब हम प्रमोट करने गए थे, तो वहां पे भी लोगों ने मतलब मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे हुए थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे काम कर रहा था मैं, और लोगों को वीडियोस बहुत पसंद आ रहे थे, वीडियोस वायरल हो रहे थे। लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि कल को अगर हम फिल्म फिल्म में मैं काम करूंगा तो लोग देखने आएंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। तो इसका मतलब आई डोंट थिंक किसी भी एक्टर को ये खबर होती है कि ऑडियंस क्या सोच रही है। तो जब मैं प्रमोट करने गया था छिछोरे में, तो वहां पे मैंने जो रिएक्शंस देखे, तब मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन केसी कॉलेज की भी आप बात करें या आईआईटी में भी आप बात करें, तो वो रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं उन कॉलेज के उन ऑडिटोरियम्स में कहीं पीछे खड़ा होने वाला लड़का था मैं। और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वहां से स्टेज तक कैसे पहुंच गया मैं, और स्टेज तक कैसे पहुंच गया और लोग मतलब मेरा नाम ले रहे हैं और ऐसे मतलब चीयर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आई जस्ट फेल्ट कि वो होता ना कि आपके परिवार वाले आपके सामने खड़े हैं। तो मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग हुई कि मैं इनमें से निकलकर स्टेज पर आया हूं, और अब ये लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उन कैसे मतलब उनका शुक्रिया अदा करूं। तो मैं, मेरे लिए बस यही है कि मैं कुछ भी करके उनको एंटरटेन करूं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना प्यार लोगों ने यूट्यूब पे दिया है और अभी फिल्मों में दिया है, आप यकीन नहीं करोगे, छिछोरे के साथ साथ जो है मैंने एक दक्षिण भारतीय फिल्म भी की है पिछले साल, जो कि एक डिटेक्टिव कॉमेडी है, एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया। वो वहां पर मेरी पहली फिल्म है, और वो फिल्म भी सुपरहिट रही वहां पे। वाह, तो कांग्रेचुलेशन। जी जी जी, तो ये इनफैक्ट अभी प्राइम पे, अमेजॉन प्राइम पर आई है हाल ही में फिल्म। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप जरूर इस फिल्म को देखिए जाके। तो पिछले साल जो है मेरे लिए बहुत ही एक एक सपना जैसा है कि दो इंडस्ट्रीज में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और दोनों हिट रही है, और दोनों इंडस्ट्रीज में ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ऑडियंस ये देख देख सकती है कि भाई किसने मेहनत की है। ऑडियंस ये परख लेती है बहुत जल्दी कि किस कहानी में दम है, और किसके पास मेहनत है, हुनर है। तो ये इन चीजों पे आप टेंशन न ले। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं उन चीजों के बारे में नहीं सोचता कि भाई फिल्म हिट होगी नहीं होगी। मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं अपना काम कैसे बेस्ट करूं, मैं कैसे मतलब एक कहानी लेकर आऊं ऑडियंस के सामने जिससे कि उनका मनोरंजन हो 2.5 घंटों के लिए। और वो बात जो उसमें जो है बहुत मेहनत लगती है लिखने में, और बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। तो जब आप उस मेहनत में आप चीटिंग नहीं करते हो, जब आप उसके लिए जितना समय लगता है, जैसे जैसे एजेंट जो फिल्म है उसको बनाने में हमें 1.5-2 साल लग गए लिखने से लेकर शूट करने तक, और छिछोरे जो फिल्म है उसमें भी 1.5 साल लगे। नितेश सर ने और उनके टीम ऑफ राइटर्स ने 1 साल तक कहानी लिखी पहले, उसके बाद हमने 1 साल शूटिंग की है। तो 1.5-2-2.5 साल की मेहनत है ये सब। तो वेन यू, जब आप उस पर ध्यान देते हो और उसमें आप कहीं चीटिंग नहीं करते हो, फिर उसके बाद ऑडियंस आपको संभाल लेती है, देख लेती है कि भाई चलो अच्छा है, इस ये हमारा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है के साथ मेरा एक कनेक्शन है, क्योंकि मैं उनके घर से निकल कर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना ही मैं किसी बड़े फिल्म परिवार से हूँ, और ना ही मेरे पापा प्रोड्यूसर है, ना ही हमारे पास कोई पैसा था कभी। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो हम मेरे जैसे मतलब साधारण परिवार से जो आते हैं, और जब ऐसी कहानियां निकल कर आती है तो उनके घर में, जब जैसे अभी मैं हाल ही में मैं छिछोरे के लिए नॉमिनेट हुआ था बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में जी सिने अवार्ड्स में।
तो पहली फिल्म के लिए नॉमिनेट होना, और जब मैं वहां गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई ये अवार्ड शो देख रहा है इस वक्त, लड़का किसी भी ऐसे नॉर्मल फैमिली में, तो उसको भी ये लगेगा कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ। तो आई फील कि ये जरूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बट मैं चाहता हूं कि हर घर में से एक एसेट निकल कर आए, हर घर में से एक एजेंट निकल कर आए, हर घर में से एक एक्टर निकल कर आए, ताकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ये ना कहे कि नहीं यार हमारे पास पैसे नहीं है, ये फिल्म फिल्म विल्म के सपने छोड़ दो। ये कभी नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये वक्त बदलना चाहिए और हम ही उसको बदल सकते हैं। अभी ना अगर बात की जाए तो फर्क पड़ता है क्या कि सॉरी। टैलेंट को रोका जा सकता है कि कोई किसी फैमिली से बिलोंग करता है या कुछ, इससे फर्क पड़ता है किसी के फ्यूचर पे या इन सब चीजों पे? कभी आपने कुछ फील किया इस तरह का नेपोटिज्म या कुछ? यार मैं हूं नहीं इस फैमिली से, तो इसलिए मैं आपको इनके एडवांटेजेस नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरा क्या जर्नी रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ आपसे कि जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो एक एग्जाम है, आईआईटी एक एग्जाम है जो मैं देख सकता हूँ, जिससे मैं देश के सबसे अव्वल कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एम्स के लिए एक एग्जाम है, और उसमें आप अपने मेरिट के हिसाब से आप चुने जाओगे, और उसके बाद आपको जो आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगा, फिर आप वो पढ़ाई कर सकते हो, फिर आप उस हिसाब से डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। अब मैं अगर एक्टर बनना चाहता हूं तो कहाँ है एग्जाम, कौन सा सिस्टम है, कहाँ जाऊंगा मैं? जो मैं बॉम्बे आया हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई क्योंकि अगर कोई फिल्म अनाउंस हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर एक्टर को लिया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या मेरिट उसका कारण है? क्या बॉक्स ऑफिस है कारण? क्या ये कारण है कि प्रोड्यूसर जो है किसी को लॉन्च करना चाह रहे हैं? पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गो इनटू कास्टिंग। तो इसलिए एक जब आप शुरुआत करते हो तो बहुत मुश्किल होता है, इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। एज एन आउटसाइडर मुझे तो 1.5-2 साल लग गए सिर्फ ऑडिशन देते 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 ये समझने में कि भाई कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, एड के ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं, वेब सीरीज के ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए ऑडिशन कहाँ चल रहा है, फिल्मों के लिए ऑडिशन कहाँ चल रहा है, और अगर चल रहा भी है तो उसमें से क्या लीड के ऑडिशन हो रहे हैं या सिर्फ हीरो के फ्रेंड का ऑडिशन चल रहा है। क्योंकि आप एज एन एक्टर, मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो उस बहुत तगड़ा कैरेक्टर हो, ताकि काम करने में मजा आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तगड़े कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कास्टिंग हो जाती है पहले से, तो आप फिर वो जो बचे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें अगर इतना मीट नहीं है, परफॉर्म करने के लिए इतना स्कोप नहीं है, फिर आप सोचने लगते हो कि ये करूं कि नहीं करूं, क्योंकि इसमें फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं समझने में, और वो जो पहला मौका है उसको प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कई बार मैं ऑडिशंस में जाता तो कई बार लोग कहते थे कि भाई आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है बट सॉरी हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर आप सोचने लगते हो कि यार कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे कि लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग अच्छी है बट नहीं यार, सम अदर प्रोजेक्ट देखते हैं कुछ और। तो आपको फिर वो डाउट होने लगता है कि भाई, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर बढ़ते रहता है कि भाई क्या है, कब कब बन उम्मीद रहे हो पर हीरो, आगे बैठे। कब बन रहे हो हीरो, क्या हो रहा है, बॉम्बे गए हो कुछ हो रहा है। और हाँ क्योंकि आपके फिर आपके जो मित्र हैं, वो जो दोस्त हैं, वो सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली है, उनके बच्चे हो गए हैं, उन्होंने मतलब ईएमआई भर दिया है, उनके प्रमोशंस होने लगे हैं। तो आपके माँ बाप फिर आपको फोन करते हैं, कहते हैं ये भैया ये देखो इन्होंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, इनके तो बच्चे भी हो गए, तुम्हारी फिल्म कब आ रही है। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है वो भी अंदर से खाया जाता है इंसान को। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं अगर आप बॉम्बे आ रहे हो एज एन आउटसाइडर कि भाई मुझे एक्टर बनना है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये लंबा गेम है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, और कुछ ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि अगर मैंने ऑडिशन बहुत अच्छा भी दिया तो जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर आके बोले कि हाँ मुझे इसके साथ फिल्म बनानी है, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए ये एक ट्रेड है, सिनेमा जो है एक बिजनेस है। तो बिजनेस है। प्रोड्यूसर भी यही चाहेगा कि उसकी फिल्म में वो हीरो हो जिससे कि कम से कम 30 करोड़ की ओपनिंग लगे या 20 करोड़ की ओपनिंग लगे, ताकि मेरा एक मिनिमम जो है एक रिकवरी हो जाए एज अ प्रोड्यूसर, कि मेरे इतने पैसे तो कम से कम मिनिमम वापस आ जाए।
तो वो उस हिसाब से ट्रेड के हिसाब से सोचेंगे कि भाई, तो ट्रेड के हिसाब से अगर एक नए लड़के पे उनको पैसा लगाना है तो वो एक रिस्क है, और वो रिस्क उठाना या ना उठाना ये प्रोड्यूसर का पर्सनल चॉइस है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जो नहीं उठाना चाहेंगे ये रिस्क, और दैट उसमें कोई उनकी गलती नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज मनी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे अपना स्किल सेट या मेरी जो एक्टिंग है मुझे उसको इस हद तक सुधारनी है कि किसी प्रोड्यूसर को जब मेरा ऑडिशन जब कोई प्रोड्यूसर देखे तो उनको ये लगे नहीं यार मैं इस बंदे पे पैसे लगाता हूं, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई बात है जिससे कि मुझे लग रहा है कि इस पे पैसा लगाना जो है कम रिस्क है मेरे लिए। शायद जनता जो है इसके काम को पसंद करके टिकट खरीद कर देखने आ जाएगी। तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं आई हैव टू फाइन ट्यून माई एक्टिंग टू दैट लेवल कि भाई आप बस अपना काम करते रहो इस हद तक कि हो सकता है 10 बार वो मना करेंगे, 20 बार मना करेंगे, 50वें ऑडिशन में वो जाके तुम फिर से दो, शायद 99वें ऑडिशन पे वो करेंगे नहीं यार अब तो इसको मौका दे जाए। तो मैं हमेशा यही विश्वास भरोसा यही करता था कि अपना टाइम आएगा, कि बस आप अपना काम करते रहो, और काम में कोई धोखा नहीं होना चाहिए, काम में मतलब परफेक्शन होनी चाहिए आपके। बात की जाए तो जिस तरह आपने बताया एसिड को तो बेशक प्यार मिला ही मिला, साउथ इंडियन आपकी जो मूवी थी उसे भी काफी प्यार मिला, साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फैंस को आप बरकरार रखना है, उनकी जो चॉइस हमें ही बने रहना है, उन्हें कहीं भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। इन सब चीजों को किस तरह मैनेज करने वाले हैं या अब कर रहे हैं? यार इसके लिए मेरा एक सिंपल फंडा है कि मैं हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देता हूं, कि मुझे अगर साल में अगर मैंने एक भी प्रोजेक्ट किया तो मेरे लिए काफी है, जब तक कि उस प्रोजेक्ट में जो राइटिंग है वो बहुत तगड़ा है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी कोई कहानी ढूंढूं जिसमें कहानी अगर मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा तो आप मुझसे कहोगे और आगे बताओ, अरे ये तो बहुत मजेदार है। तो क्रिएटिवली मैं आई ट्राई टू फाइंड अ स्टोरी जहां पर एंटरटेनमेंट पोटेंशियल काफी ज्यादा हो और काफी इंटरेस्टिंग हो, ऐसा लगे कि यार ये मैंने पहले देखा नहीं है। जैसे मैंने एक जो डिटेक्टिव फिल्म बनाई थी दक्षिण भारत में, वो भी उसके लिए भी बहुत हमें तारीफ यही मिली थी कि भाई किसी ने ऐसी फिल्म पिछले 25 साल में अटेंड नहीं की है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढूं और बहुत सारे नरेशंस में बैठता हूं मैं, जिससे कि मुझे कोई ऐसी कहानी मिले जिसमें मतलब सुनकर मजा आ जाए कि यार ये मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एज एन ऑडियंस सोचता हूं कि मुझे अगर ये कहानी एक्साइट कर रही है तो मैं करना चाहूंगा, और वो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। जब आप उसको ढूंढने में टाइम लगाते हो, क्योंकि टाइम क्यों इसलिए लगता है क्योंकि एक अच्छी फिल्म को बनने में या एक अच्छी फिल्म को पकड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढना। और एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मेरे हिसाब से 8 महीनों से 10-12 महीने तक लग सकता है मिनिमम। तो एक किसी राइटर की, किसी लेखक की 1-1.5 साल की मेहनत है वो। तो मैं उस मेहनत को ढूंढता हूं कि कहां है भाई वो राइटर्स, कि कहां है वो सारे राइटर्स जिन्होंने अपने जिंदगी के 1.5 साल बर्बाद किए हैं, जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया है और ये सोचा है कि मैं कैसे इंडियन सिनेमा की अगली बेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको ढूंढूं, और फिर जब मुझे वो मिल जाते हैं मैं उनको पकड़ के फिर मैं ऑडिशन के जरिए या किसी भी जरिए मैं उनको कन्विंस कर सकता हूं कि भाई मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है। और छिछोरे में अगर आप देखोगे या एजेंट में अगर आप देखोगे या हमारे यूट्यूब वीडियोस में अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से लोग इतनी तारीफ करते, लोग इतना पसंद इसलिए करते क्योंकि इन सब के पीछे यही प्रोसेस रहा है कि लिखने में काफी टाइम दिया गया है कहानी को बेहतर बनाने के लिए, और उसके बाद अभिनय, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, इन चीजों में मतलब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब आप ये सब करते हो फिर आपको ऑडियंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिर ऑडियंस को फिल्म जरूर पसंद आएगी। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऑडियंस जो है डिसअपॉइंट नहीं होगी। हाँ, ये करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि
आपके कैलकुलेशन शायद गलत जा सकते हैं कि आपने उस समय सोचा होगा कि भाई ये कहानी बहुत पसंद आएगी, बट वो जब बन कर आई तो शायद उस हिसाब से नहीं बनी होगी और ऑडियंस डिसअपॉइंट भी हो सकती है। बट ये बिजनेस में ये बहुत नॉर्मल है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो उस चीज को आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि ऑडियंस कल को बॉक्स ऑफिस पे हिट करेगी कि नहीं करेगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरा काम यह है कि एक मजेदार स्क्रिप्ट ढूंढना और उस मजेदार स्क्रिप्ट में एकदम 100% 120% एफर्ट डालकर उसमें अच्छी गुड एक्टिंग, गुड एग्जीक्यूशन, गुड म्यूजिक, गुड स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें जब तक उसमें आप कर रहे हो उसके बाद फिर बॉक्स ऑफिस ऑडियंस देख लेगी। तो मेरा यही फोकस रहता है। तभी आप देखोगे छिछोरे के बाद भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। मैं बहुत नरेशन सुन रहा हूँ। एक ओटीटी सीरीज है जो मैं करने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार ओटीटी सीरीज है वो। और साउथ में एक फिल्म बनी थी महानटी करके, जो साउथ की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। उनके साथ मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ अभी उस टीम के साथ, जो अभी हाल ही में उसका शूट खत्म हुआ है। तो वो भी बहुत ही फनी, बहुत ही मजेदार कॉमेडी स्क्रिप्ट है। तो मेरे लिए मैं साल के 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ जिसमें मुझे पढ़ते वक्त बहुत मजा आए, स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे बहुत मजा आए, ताकि कल को मैं सेट पे जाऊंगा तो उसको शूट करने में मजा आएगा, और जब होपफुली जब लोग देखने आएंगे तो उनको देखने में मजा आएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है बस। अगर नवीन बात है, लॉकडाउन चालू है और काफी ये मतलब इमोशनल मौका भी है अपने देश के लिए कि आप घर में रहेंगे, तो इन सब चीजों के साथ साथ आप देखेंगे कि काफी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ ये ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि पुलिस हो गया, डॉक्टर्स हो गया, नर्स जो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, उन पे भी अटैक हुए हैं काफी बार। उन सब चीजों को किस तरह देखते हैं, बीइंग एक्टर या बीइंग पार्ट ऑफ द? सबसे पहले तो क्या है ना कि अपने देश में 130 करोड़ लोग हैं, और एक पर्टिकुलर रूल को अगर मैं आपसे कहूं कि नेबरहुड में आसपास की गली में कहीं वन वे है, ठीक है, वहां पे 50 लोग रहते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये वन वे है, आप देखोगे दिन में 10 बार कम से कम उसमें 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो उसके बावजूद भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो एक छोटे से रूल को फॉलो करने में अगर 5-6 लोग उसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो आप ये सोचो 130 करोड़ की आबादी है, उस चीज को अगर एक पर्टिकुलर और सेम रूल को सबको फॉलो करना है, तो ये इस चीज को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब हम खुद को मॉनिटर करेंगे। कोई अगर हमें आके बताएगा ये रूल है, टीवी पे आके हमारे सरकार या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस, सब आपके अपना काम करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को ये नहीं कहोगे, खुद से आप मॉनिटर नहीं करोगे कि भाई मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, कि भाई मुझे ये रूल नहीं तोड़ना है, जब तक आप अंदर से आप खुद को नहीं कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कोई ना कोई तरीका निकालोगे उसको तोड़ने का। तो आई फील इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सिचुएशन को समझें, आप देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्यों कह रहे हैं लोग टीवी पर अक्सर आकर रोज रोज, हमारे जो नेता है या पुलिस है, डॉक्टर है, ये क्यों कह रहे हैं कि भाई घर पे रहो, क्यों? आप खुद से सोचिए। उसके बाद जब आपको उसका उत्तर मिलेगा, उसके बाद आप खुद कहोगे नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाना। ठीक है, मुश्किल है, बट वो होता है ना कि आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। आप अगर ये सोचोगे कि अगर इन 10 दिनों के लिए मुश्किल है, तो आप आगे आगे आने वाले 1-1.5 साल के लिए और मुश्किलें पैदा कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो आप इसमें यही तरीका है कि आप आगे का सोचिए कि अगले 2-2.5 साल तक अगर आपको इस वायरस के साथ लड़ना है, और इस तरह से लड़ना है कि हमारे देश में जो है और जाने ना जाए इसके कारण, और ये वायरस जो है जल्द ही खत्म हो जाए, तो उसके लिए इस 1-2 महीने के लिए आपको सहना होगा ये सब, ताकि आगे जाकर जो है आपको कम दुख हो, कम प्रॉब्लम्स हो। अगर हम इस वक्त अगर हमने सारे रूल नियम तोड़ दिए, अगर इस वक्त हमने इसको ठीक से नहीं फॉलो किया, तो फिर आगे जाके बहुत ज्यादा, एक बार अगर मल्टीप्लिकेशन केसेस मल्टीप्लाई होने लगे, तो 130 करोड़ की आबादी में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटा हमारा तो ये मैं इसको बस ये सोचता हूँ कि भाई जब तक कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप किसी को फॉलो मत कीजिए, आप बस खुद से बैठ के इसको एनालाइज कीजिए, आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा।
आप उसके बाद आपको जो सही लगता है आप वो सही काम कीजिए बस। तो जाते जाते आपकी फिल्में कब तक हमारे बीच होंगी, कुछ उसका कोई अंदाजा होगा कि हमें बता दें, आपके फैन जो एक्साइटेड है, जो काफी तो पूरी आपको फिल्में। अगर पता है तो आप बता दो कि कब खुलने वाली है थिएटर्स, कब फिल्म इंडस्ट्री वापस खुलेगा। आपको अगर पता हो तो बता दो, मैं भी मतलब मैं जैसे आप खुल देख तो सकते हैं जाएगा कि बेशक। दुनिया भर में सारे इंडस्ट्रीज जो हैं लड़ रहे हैं इस कोरोना के कारण जो है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है इसके कारण। चाहे एविएशन हो, चाहे ट्रैवल हो, एयरलाइंस हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, शो बिजनेस, एंटरटेनमेंट की दुनिया। तो हमारे बिजनेस को भी इसका बहुत नुकसान हुआ है। और सबसे पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ फिलहाल की नंबर वन प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किसी की जान ना जाए इसमें। जल्द ही जो है इसका हम वैक्सीन निकाले या इसका हम कोई तोड़ निकाले जिससे कि और लोगों की जान ना जाए। क्योंकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, काम बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, और हर बंदा चाहता है कि वो मेहनत करे और देश आगे बढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान की जान। तो एक बार हमने वो क्रॉस कर लिया कि भाई अब किसी की जान खतरे में नहीं है, उसके बाद हम दोबारा मेहनत करेंगे। मतलब अगर आप देखोगे जापान या ऐसे कई देश है दुनिया में जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, फिर से मेहनत की, और उन्होंने फिर से जो है दे रीबिल्ट एवरीथिंग। तो ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अगर हमने ठान लिया कि भाई हमें करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि भाई ये खत्म हो जाए और हम सब सुरक्षित हो जाए। एक बार हम सुरक्षित हो जाए उसके बाद मैं भी मतलब उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि कब थिएटर्स खुलेंगे, कब लोग आएंगे। और थिएटर्स में मतलब उसमें मजा ही नहीं है कि लोग आ रहे हैं बस 40-50% लोग आए हैं और थिएटर्स फुल नहीं हो रहे, उसमें फिर मजा नहीं है मुझे। मेरे लिए फिल्म को थिएटर में देखने का मजा यह है कि आप अगर कोई फिल्म देख रहे हो और 300-400 लोगों के साथ बैठ के हंस रहे हो और एंटरटेन हो रहे हो, उसी में मजा है। तो मैं जो मेरी फिल्में हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो तभी रिलीज हो जब ये सब खत्म हो जाएगा और लोग जो है दोबारा हाउसफुल्स के लिए तैयार है। और तब तक के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। वी हैव टू बी पेशेंट। तो आई थिंक जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है, तो आई थिंक जरूर हम इसका मुकाबला करेंगे। मिलकर साथ न रहकर हम इससे लड़ पाएंगे। और आई एम प्रीटी श्योर कि 10-15 साल बाद जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जिक्र जरूर करेंगे कि कैसे हमने इसका सामना किया था और कैसे हम इससे बेहतर इंसान बनकर निकले थे इस दौर से। तो दैट्स माय आंसर कि आई थिंक हम सबको फिलहाल वेट करना होगा देखने के लिए कि कैसे मतलब चीजें बदलती है। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। होप कि ये जो सिचुएशन है हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो जल्दी खत्म हो। और जान है तो ऑब्वियस जहान है। तो हम बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे ये चीजें खत्म हो जाए और आपकी फिल्में आए, जो कि छिछोरे के साथ आपका जो बिल्कुल। नाम था हमारे एक्चुअली फिल्मों जहन में। तक आपको वेट करने की मैं कह रहा हूँ फिल्मों तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक क्वारंटीन सीरीज, लॉकडाउन सीरीज चालू किया है मेरे यूट्यूब चैनल। इन पे और मेरे फेसबुक पे। मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है नवीन पॉलिशेटी। और मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक लॉकडाउन वीडियोस 5-10 मिनट के छोटे छोटे स्केचेस जो कि हमारे लॉकडाउन सिचुएशंस में जो फनी चीजें मुझे लगती हैं। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां पे मैं बालकनी में अंताक्षरी खेल रहा हूँ अपने पड़ोसियों के साथ। और मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुकिंग मास्टर क्लास, जिसमें मैं अपनी कुकिंग का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो वो काफी वायरल हुआ है इंटरनेट पे। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन खुलता नहीं है इसी तरह से लोगों को जो है एंटरटेन कर सकूं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि बहुत टाइम से नवीन के कोई नया काम जी, नहीं देखा। थैंक यू सो इंस्टाग्राम मच या मेरे नवीन यूट्यूब पे जाइए। जी। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक उमेश यू भाई। सो मच, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप